नमस्कार, हैव ए नाइस डे। अगस्त 2019 की बात है जब अचानक ऑल ऑफ ए सडन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कश्मीर से 370 हटाए, 35A हटाए। उस वक्त कश्मीर की हालत अजीब सी हो गई थी। कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। आज बात करते हैं मैं हमारे फंडामेंटल राइट। उस वक्त कोई फंडामेंटल राइट नहीं था, ना तो कश्मीर का और ना ही बाकी देश में। गवर्नमेंट उस वक्त झूठ बोलती है जिस वक्त कहती है कि हमने फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। बिल्कुल की है, दिखती नहीं। कश्मीर में कर्फ्यू जैसी हालात थी, परंतु कर्फ्यू डिक्लेयर नहीं किया गया था। कोई भी आदमी इधर से उधर नहीं जा सकता था। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद थी। बाजार बिल्कुल बंद थे। बाजारों पर, सड़कों पर कांटेदार तारें बिछा दी गई थी, बाड़ लगा दी गई थी जगह जगह। तो 370 और 35A हटाने के बाद लगभग 5 महीने तक यही हालात रही। देश के बड़े बड़े लीडर कश्मीर में इंटर नहीं कर सकते थे। ऐसे देश के वो इंडिया के रहने वाले नहीं थे, विदेशी थे। बड़े बड़े लीडर जो पहले कभी बीजेपी में थे, उनको भी कश्मीर में जाने की इजाजत नहीं थी। कांग्रेसियों को तो बिल्कुल नहीं थी। ये चला। उस वक्त कश्मीरियों की हालत ऐसी हो गई थी, मुंह पर ताला नहीं था परंतु बोल नहीं सकते थे। हाथों में हथकड़ियां भी नहीं थी, पैरों में बेड़ियां भी नहीं थी, परंतु हर एक कश्मीरी अपने आप को एक कैदी समझता था, एक पिंजरे का पंछी समझता था। उसके बाद बड़ा कुछ हुआ देश में। अब अचानक एक बार फिर जो हालात कश्मीर में थे वो पूरे देश में लागू कर दिए गए। जब गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस का बहाना लेके, आज मैं इसको बहाना कह रहा हूं, जिस दिन मार्च के लास्ट वीक में कोरोना वायरस के नाम पर लॉकडाउन इन्होंने डिक्लेयर किया था, तब मैं इनके साथ सहमत था। मैंने इसको जायज माना था, परंतु अब लगता है कि ये सब पखंड था। धीरे धीरे भेद खुलते हैं ना। तो मार्च के महीने में इन्होंने पहले एक दिन का कर्फ्यू लगाया, फिर लॉकडाउन, और उसके बाद फिर लॉकडाउन, फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन। इस बार भी किसी के मुंह पर ताला नहीं लगा हुआ था। लोगों के हाथों में हथकड़ियां भी नहीं थी, पैरों में बेड़ियां भी नहीं थी, परंतु हर एक आदमी इंडियन अपने आप को कैदी समझता था। शुरू शुरू में लोगों ने खुशी से इसको स्वीकार किया कि चलो ये हालत अगर की है सरकार ने तो हमारे भले के लिए ही की है। और बाद में जिस वक्त आवाजार हो गए, बहुत दुखी हो गए, तो फिर आपको पता होगा मजदूर, यूपी के मजदूर, बिहार के मजदूर कैसे पैदल ही चलने को मजबूर हो गए। सैकड़ों मील बल्कि हजारों मील पैदल चल के अपने घर, जो 1200 किलोमीटर चल के अपने घर में पहुंचा है, तो वो हजारों मील का ही सफर कर रहा है ना। एक लड़की अपने बाप को, बूढ़े बाप को साइकिल पर ढो रही। आज जबकि हिंदुस्तान डिक्लेयर करता है कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, हम मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, उस वक्त हिंदुस्तान का आम आदमी पैदल चल रहा है। इस बार भी लोगों ने अपने आप को कैसा महसूस किया। जिस वक्त कश्मीरियों ने अपने आप को कैदी महसूस किया था, पिंजरे का पंछी महसूस किया था, उस वक्त कोई हिंदुस्तानी नहीं बोला था। और जो बोलते भी थे वो दबी भाषा में बोलते थे, या मेरे जैसे बोलते थे जिनकी आवाज को बहुत कम सुना गया। क्यों सुने? आवाज वो सुनी जाती है जिससे सरकार की इमेज चमके। वो आवाज क्यों सुननी जिसको सुनने से सरकार को लगे
अरे ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। चाहे कोई टीवी वाला हो, चाहे वो अखबार वाला हो, सब चुप थे। तो भाई आपने कश्मीरियों का दर्द नहीं समझा, तो सरकार को हौसला मिल गया, पूरे देश को कैदी बना दिया। अब इससे ये काफी देर चला, आपने अभी देखा सरकार ने बड़े बड़े वायदे भी किए थे कि हम राहत पैकेज दे देंगे, हम हर एक को 1000 2-2 हजार रुपया दे देंगे। कुछ लोगों को मिले, परंतु आबादी तो बहुत ज्यादा थी और ये संभव भी नहीं था कि हर एक को पैसा मिले। लोग भूख से, प्यास से, बीमारियों से परेशान। सरकार अपने कानों में तेल डाल के अपना गुणगान करने में व्यस्त थी कि देखो कितनी सफलता से हमने लॉकडाउन कर दिया। तथास्तु करना चाहिए। अगर इसी में देश की भलाई, अगर पूरे मुल्क को बंदी बना के, कैदी बना के, पिंजरे का पंछी बना के देश का कुछ भला होता है तो कर देना चाहिए ना। लोगों को भी कुर्बानी करनी चाहिए। देशभक्ति इसी को तो कहते हैं, यही तो देशभक्ति है। परंतु देशभक्ति उस वक्त हमारी खत्म होने लगती है जब हम देखते हैं कि हमारी सरकार ही देशभक्त नहीं है। मोदी साहब कहते हैं कि लेह लद्दाख में चाइना ने कोई जमीन ऑक्युपाई नहीं की है, और हकीकत कहती है, सैटेलाइट इमेज कहती है कि चाइना अंदर घुस आया है, उन्होंने अपने कैंप भी लगा लिए। तो या तो सैटेलाइट इमेजेस गलत हैं या फिर प्रधानमंत्री मोदी गलत है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, वो इस वक्त का बादशाह है। इस करके उसको गलत कहने का पंगा तो मैं नहीं लूंगा। मुझे पता है जो विनोद दुआ के साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। यहाँ तो इस देश में आजकल हालत ये है कि जो लड़की कंप्लेंट करती है कि इस बाबे ने मेरे साथ बलात्कार किया है, उस लड़की को जेल हो जाती है और बलात्कारी बाबा के गले में हार डाले जाते हैं, उसका स्वागत किया जाता है जैसे पता नहीं ओलंपिक का मेडल ये जीत के आया हो। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ना तो सरकार को पता लग रहा है कि जायज क्या है, नाजायज क्या है, ना लोगों को पता लग रहा है कि उनके साथ अच्छा हो रहा है या उनके साथ बुरा हो रहा है। लोग समझते हैं कि इसी में भलाई है कि कीप मम, चुप रहो, बोलना मना है। इस बार सरकार की यह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि लंबे लंबे लच्छेदार भाषण देने से सब कुछ सही हो जाता है। लंबे लंबे लच्छेदार भाषण देने से भाइयों, मैं चाहता हूं कि सारे लोग जो हवाई चप्पल पहनते हैं हवाई जहाज में घूमे। आपने हकीकत तो देख ली कि रेल में बैठने का भी हक उनसे छीन लिया गया। भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि बिहार दुनिया का नंबर 1 सूबा बने। अब कल की खबर देख लो, एक बार बारिश हुई है, बिहार पानी पानी हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तरक्की करे, आपका जीवन सुखी हो, तो अगली बार जब आप अपना वोट कास्ट करने जाएं, अगर वोटें पड़ी तो सोच समझ के, खुले दिमाग से सोच के वोट डालिएगा। मुझे ना तो बीजेपी से प्यार है और ना ही इससे एलर्जी है। मेरा फेवरेट लीडर कभी अटल बिहारी वाजपेयी रहा है, उसके भाषण जा जा के सुना करता था। मुझे कांग्रेस से भी कोई हमदर्दी नहीं, मुझे कांग्रेस से भी कोई एलर्जी नहीं। मुझे सीपीआई, सीपीएम, मायावती नहीं, मायावती इसमें इंक्लूडेड नहीं है। कोई भी जो देश का भला कर सकता है, जो अच्छा कर सकता है, वो आगे आए और काम करके दिखाए। बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े भाषण, रिजल्ट जीरो। ये देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ धोखा है। धोखेबाज
प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, धोखेबाज कोई भी लीडर हिंदुस्तान में होना नहीं चाहिए। इनके साथ तो वही सलूक किया जाना चाहिए जो बेनजीर भुट्टो के साथ पाकिस्तानियों ने किया था, मुशर्रफ के साथ पाकिस्तानियों ने किया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे भविष्य की कामना करते हुए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।